हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद आप अच्छे होंगे। थोड़ी घबराहट के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं अक्सर आप लोग कैसे कमेंट्स रहते हैं देखने में। फ़िलहाल के लिए कोई बात नहीं, अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है। हम भी जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक बार में नहीं आता है, दोबारा पढ़ते हैं फिर आता है। हर एक चीज़ टफ लगती है सबको, बट हो जाता है। अगर हम सीरियसली पढ़े तो हम कर लेते हैं, डेफिनेटली वी डू इट। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, मैं आपको 2022 का पेपर करवा रही हूँ, जिसमें आपको 22 के जितने भी पेपर आपके मई के साथ आपके पेपर के साथ हुए थे, बैक पेपर, वो सारे पेपर्स मैं आपको करवा रही हूँ। पेपर नहीं अवेलेबल हो पाया क्योंकि सीरीज़ में भी नहीं था, इस वजह से खासकर नहीं मिल पाया। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को मुझे मिला तो मैंने क्वेश्चंस ही लेकर खुद से मेहनत की और बना लिया, ताकि आपको रीसेंट का बता दूं। आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रीसेंट का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, तो कम से कम कुछ जो रिपीट होंगे हम उनको तो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ जुड़कर बहुत सारी चीज़ें देखने को, सीखने को अच्छी मिलेगी। कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें टाइपिंग में थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, वो ह्यूमन है, सबसे हो जाता है। और फिर आपको यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने कुछ टॉपिक बोल के रखा था करवाने के लिए, तो फ्रेंड्स मैं वो भूल गई हूँ कि आप लोगों ने क्या बोला था। तो एक बार आप लोग वहाँ पर चैट बॉक्स में बताने के बजाय कमेंट बॉक्स में अगर वो मेंशन कर देंगे तो मुझे याद रहता है, क्योंकि हम कमेंट अगर देख लेते हैं तो दिख जाता है, वरना चैट बॉक्स की ये भूला। आप लोगों ने कुछ टॉपिक कहे तो एक बार फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो अभी भी वक्त है, हम आपको वो करवा देंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी पहली बार आज मेरे चैनल पे आ रहे हो, भैया दीदी जो भी हैं, छोटे भाई बहन हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी अपडेट आपको मिलेगी, काफ़ी कुछ जानकारी बताऊंगी। छोटा ही वक्त लूँगी आपका और ज़्यादा चीज़ें आपको करवाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। टाइम हमेशा फ्लाई कर जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। और एक काम और करना है, वो बहुत यूनिक सा काम है, बहुत ही आपको हर्टली करना होगा, वो है लाइक। एक छोटा सा लाइक आपका मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, इसलिए उसको करना बिल्कुल ना भूलें। और पूरा वीडियो देखेगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो ये PDF मिल जाएगा। आज सारे PDF शाम को अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, 22 का ये पेपर हम करवाएंगे आपको, वो भी आपका पेपर 2 जो है उसका करवाएंगे, फिर पेपर 1 और SST करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका दूसरा पेपर है, पहले दिन ही होगा। 50 नंबर का पेपर है, स्कोरिंग है, ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं, एक एक प्रश्न को देखेंगे। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बालकों की आयु सीमा क्या थी? जब शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाए गए तो हर एक चीज़ का क्राइटेरिया फिक्स किया गया तो उनमें एज ग्रुप भी डाली गए। तो पहला ऑप्शन है 6 से 14 साल के बच्चे, दूसरा ऑप्शन है 5 से 12 साल के बच्चे, तीसरा ऑप्शन है 5 से 10 साल के बच्चे, चौथा ऑप्शन है 6 से 18 साल के बच्चे। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है 6 से 14 साल के बच्चे की एज लिमिट रखी गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे, इस अधिकार के अंतर्गत मान्य होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले में पहला, दूसरा देखिए, ये भी बहुत रिपीटेबल है, पहला वाला भी रिपीटेबल था, ये भी है। यानी कि 2 आपके प्रश्न मैंने अभी तक आपको दिखा दिए जो आए हैं। इस बार भी गॉड ग्रेस आ जाए, मज़ा आ जाएगा, आप यूं ही कर ले जाओगे। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार का पेपर अच्छा आएगा, ऐसा मेरा मन कहता है कि अब की बार का पेपर आपका वाकई में बहुत बढ़िया आएगा। चलिए देखते हैं मेरे मन की बातें कितनी बुरी होती हैं फिलहाल के लिए। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? वुड डिस्पैच का जो एक घोषणा पत्र निकला था वो किस साल निकला? 1952 सन 1952 में, ठीक है, 1853 में, 1842 में, 1854 में। कोई एक ऑप्शन बेस्ट होगा, बताइए क्या होगा। आप सभी लोग भी करते रहिए, वही बेस्ट होगा हमारे लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो आप लोग जानते हैं क्या है, 1854, ठीक है। तो दूसरे में चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, थर्ड, शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? आई थिंक आपने ये प्रश्न शायद, नॉट श्योर, बट शायद आपने नहीं किया है शायद, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, टीचरों के लिए जो है एक नेशनल लेवल पे आप उनको मतलब गिफ्ट देना, प्राइज़ देना, प्रेज करना, ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1958 में, 1980 में, 2001 में और 1985 में। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? शायद आपने ये प्रश्न शायद नहीं पढ़ा है,
तो ये एक अलग प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टीचरों के लिए ये प्रावधान कब लाया गया, उनको कब महत्व दिया गया, उनको पुरस्कार देना की एक पहल कब शुरुआत की गई, तो वो जो साल है वो है 1958। तीसरे में पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 4 देखिए क्या है, 10 + 10 + 2, 10 + 2 + 3, ये यहाँ पर 20 नहीं होगा, 10 + 2 + 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये निकाल देना, 20 नहीं 10 + 2 + 3 की संरचना का सुझाव किस आयोग ने, किस कमीशन ने, किस नीति ने दिया था। ये सारी चीज़ें एक ही वर्ड है, आपको बताना है। मुदालिर आयोग ने, कोठारी कमीशन ने, भारत शिक्षा नीति 1965 ने, शिक्षा 1986 ने। बताइए, ये त्रिभाषा का त्रिसूत्री अधिगम, त्रिसूत्री भाषा, ऐसे भी कई सारे आते हैं और ये वाले भी आते हैं अस्तर वाले, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, भाषा वाला भी एक अलग आता, ध्यान रखिएगा। तो 10 + 2 + 3 का सुझाव किस आयोग ने, किस नीति ने दिया था, तो एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए, वो है कोठारी कमीशन। तो चौथे का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे आते हैं, चलिए 5th प्रश्न में देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या दिया है, आपके स्क्रीन पर 5वां प्रश्न दिया गया, पढ़िए। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया, कब किया गया, 1996 में, 1992 में, 1985 में, कि कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। तो क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में क्या सही हो। तो प्रोफेसर यशपाल की जो समिति आई थी उसका जो गठन किया गया था सरकार के द्वारा, वो दूसरा ऑप्शन सही 1992 में किया गया था। आगे आइए, ये भी आपका पढ़ा हुआ प्रश्न है, बाहर से कुछ भी नहीं है। ये सबसे अच्छा एक फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। 5 स्टार की रेटिंग इसको मिल जाती है क्योंकि ये रिपीट बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पर BEP का क्या है, इनका फुल फॉर्म यहाँ पे प्रभार से पूछ रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा की तैयारी का कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परिषद की नन। ये 2022 के पेपर का प्रश्न, सारे जितने भी प्रश्न हैं 22 के हैं। आप YouTube पे देखेंगे तो शायद आपको एक आध वीडियोज़ भी दिख जाए, तो आप पेपर को मैच कर सकते हैं इफ़ यू नॉट बिलीव, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये प्रश्न सेम दिखेगा कि वहाँ से ही प्रश्न है, मतलब 2022 के ही प्रश्न हैं जो मई में हुए थे और रिसेंट का है, तो हमें तुरंत ताज़ी चीज़ों को ज़्यादा करना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिक शिक्षा परिषद। छठे में तीसरा ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर और दिला दिया मैंने आपको। आइए देखिए यहाँ पर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है। ये भी एक बहुत यूनिक प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेबल है, रिपीट हुआ है। माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक स्तर बालिका शिक्षा से। तो हम जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा योजना थी, तो यहाँ पर आपका 7th में एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है 4th। प्राथमिक, अगर ये बालिका शिक्षा ना दिए तो प्राथमिक शिक्षा हम टिक करते, लेकिन बालिका शिक्षा दे दिया है तो हम बालिका का यहाँ पर ज़्यादा सही ऑप्शन है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए 8th है, ठीक है। 8th DPEP क्या है, ये कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1994 में, 1995 में, 1992, 1999 में। 8th में क्या होगा बताइए, डेट आती है, आप लोगों ने कहा था ना किसी ने कि मैम डेट के बारे में प्रश्न आता है, डेट करवा दीजिएगा, तो लीजिए मैंने यहाँ पर भी, वैसे जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं डेट के प्रश्न ज़्यादा हैं। पेपर 2 में डेट से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनेगा, आप लोग इस बात को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा कि पेपर 2 में डेट से आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस बात के लिए भी अवेयर रहिए कि आपसे कहीं डेट में कन्फ्यूज़न ना हो जाए, आप इसका उसमें ना कराएं और उसका इसमें ना कराएं प्लीज़ फ्रेंड्स। ऐसी बिल्कुल भी एक छोटी सी मिस्टेक आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। तो यहाँ पर DPE कार्यक्रम के प्रोग्राम की जो बात है वो है 1994, पहले 8th में एक ऑप्शन सही होगा। आगे आइए, NCERT का मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर। आप जानते हैं कि NCERT का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। 9th में पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बेस्ट ऑप्शन यही है। आगे बढ़िए, इसी के साथ आपको हो सकता है कि यूनियूज़ का, WHO का, UNO का, यूनेस्को का, ठीक है, इन सब के हेडक्वार्टर्स का नाम पूछ ले, तो प्लीज़ बी अवेयर फॉर दैट क्वेश्चन, फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी अराइज हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में उनमें जिक्र किया गया है। 10th पे आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग के अध्यक्ष थे, कौन था, दौलत सिंह कोठारी, राधाकृष्णन जी, आचार्य नरेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ध्यान रखिएगा, बिफोर और प्री, मतलब पहले और बाद वाले में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बात की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है इस प्रश्न के लिए, वो यहाँ पर है, क्या है, दौलत सिंह कोठारी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दिएगा कि आप राधाकृष्णन जी के साथ या किसी राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जाइए, कोई भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है दौलत सिंह कोठारी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, देखते हैं बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, अभी हमको इसका फुल फॉर्म पूछा था, अब इसकी यहाँ पर डेट पूछ ली, तो फुल फॉर्म और डेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए बताइए क्या होगा। 1972, 1970, 1971, 1980, कौन सा ऑप्शन सही है? एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है 1972। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखिए 12th पे आइए। जिन्होंने लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। आपके लिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो लाइक तो बनता है ना। बताइए, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? कौन सी धारा में है? 23 में, 25 में, 45 में, 35 में? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, जिसमें बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की पूरी तरीके से बात की गई है। उन्हें खाना पीना ड्रेस सब कुछ फ्री देने की पूरी मुहिम चलाई गई थी और काफ़ी क्रियान्वयन भी रहा, काफ़ी कार्यभार भी संभाला गया, बच्चे भी काफ़ी आए, बढ़ोतरी भी हुई। तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल मिशन मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो आप जानते हैं, तीसरा ऑप्शन की धारा 45 में ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट है, कोई नया नहीं था, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। 13 भी उसी तरीके से है, पीएनपी का फेवरेट है। स्कूल चलो अभियान किसका अंग है, किसका पार्ट है, किसका एक हिस्सा है? सर्व शिक्षा अभियान का, साक्षरता का, मुक्त शिक्षा का और निरक्षरता का? क्या बताएंगे? स्कूल चलो अभियान किसके साथ बाद में सम्मिलित कर दिया गया या किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे एक ही ऑप्शन 13 का बेस्ट है, वो है सर्व शिक्षा अभियान। तो यानी कि 13 में पहला ऑप्शन होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। आगे चलते हैं, इसी के साथ पढ़ते हैं 14 प्रश्न में। देखिए आपके सामने 14 यहाँ पर क्या दिया गया। आप भी प्रश्न को पढ़िए, सभी के सभी फ्रेंड्स जरूर पढ़ें प्रश्न को। 14 पे देखिए क्या है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन की बात कर रहा है, ध्यान से। आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। क्या लग रहा है आपको, क्या सही होगा? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। क्या बताएंगे आप? बताइए यहाँ पर क्या सही होगा? तो वो है 1902 में। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ देखते हैं। आपके वो विकल्प ही हो गए हैं ओवर लगभग ऑलमोस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकॉले को भारत कब भेजा गया था? 1834 में, 1835 में, 1836 में, 1830? ये प्रश्न थोड़ा सही है, अलग नहीं है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर जब भी प्रश्न बना है उनके पत्र से रिलेटेड बात पूछी गई है। लेकिन अभी यहाँ पर आपसे कब भेजा गया भारत, ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि उनका जो पत्र था, उनका जो टाइम पीरियड था वो 1835 था। तो जाहिर सी बात है कि कोई आके तुरंत पत्र तो नहीं मतलब जारी कर देगा, तो वो 1 साल पहले आए थे। तो 1834 यहाँ का 15th का ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए थोड़ा फोकस करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ तक बताइए फ्रेंड्स, आपके 15 ऑब्जेक्टिव मैंने पूरे क्लियर करवा दिए। आपको शायद मेरे ख्याल से सिर्फ 2 प्रश्न आपको नए तरीके के दिखे होंगे। ऑलमोस्ट जितने भी और सारे के सारे प्रश्न पूरे 13 प्रश्न आपने पूरे पढ़े हुए, पुराने पेपर से आए हुए हैं, सब पेपर से रिपीट हुआ है, कुछ भी नया नहीं। आपने सीरीज में भी देखा, पेपर में भी मैंने करवाया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस भगवान करे पेपर आपका एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे ही बन जाए। तो आपके सिर्फ 2 हैं, वो भी दोनों नए तरीके से पूछे गए हैं, आपने पढ़ा वो भी है, तो वो भी आप कर लेंगे। और आपका ये 13 तो ऑलमोस्ट लगभग आपने देखा है। तो मई में जब इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं तो डेफिनेटली अगर थोड़ा टफ करेंगे तो करेंगे, नहीं अदरवाइज बस कुछ तो कम से कम 2-4 क्वेश्चंस, या कह सकते हैं कि पुराने पेपरों को मिलाकर 2-2 क्वेश्चन भी कॉपी करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर 15 ही देना है आपको। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वो पता है क्या? प्लीज़ 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 हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये 15 को काट पीट बिल्कुल भी मत करिएगा। नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए इतना गैप छोड़ दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप करिए, लेकिन आप वहाँ पर कुछ भी काट के एक बार पहले कुछ लिखिए फिर काट के कुछ, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। और यही 15 ज़्यादा फोकस करके सही करिएगा, बाकी आप कर लेंगे, क्योंकि टीचर इन पे ज़्यादा फोकस करता है। स्टार्टिंग में जब कटम पटम बहुत देख लेगा तो सभी को खराब लग जाता है कि कितना गोचा पोचा है। इससे अच्छा आप शुरू में ही अच्छा लिखिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, ठीक है? क्योंकि हर एक शब्द की कॉपी अलग अलग टीचर चेक करता है। क्लियर? गॉट इट? ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्या है, मैंने भी उत्तर लिया हुआ है। देखिए, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए, इसका उत्तर आप अगर आता है तो आप लिखेंगे। आया हुआ प्रश्न है, 16वां प्रश्न ये है। 1 नंबर के प्रश्न में आपको इतनी बातें ज़रूर मेंशन करनी होगी, क्योंकि आपको नंबर वहाँ पर गेन करना है, और आपके 3 शब्द जो 50-50 वाले हैं वही आपको नंबर दिलाते हैं, ठीक है? चलिए, महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों के में खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा
तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई थी। ये महिला समाख्या जो कार्यक्रम की योजना है, इसका जो कार्यभार वगैरह था या जब से कार्य में आई है, इसको कार्य में लाया गया है, तो ये 1989 में लाया गया था। तो हो सकता है कि इस बार आपको ये तारीख वाला प्रश्न पूछ ले ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे तैयार रहना है कि किसमें से पीएनपी क्या बनाएगी, क्योंकि वो भी एक बार परोस देती है तो उसमें से छांटने का प्रयास करती है। तो ये जैसे दे दिया तो आपकी बार डेट पूछ लेगा, तो आपको डेट के लिए तैयार रहना है। ये होता क्या है, ये एक प्रकार से जो गाँव की महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, नहीं किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाई हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई हैं, उनके लिए जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो एक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, समाज के द्वारा बंधे हुए लोग हैं, उन महिलाओं को शिक्षित करना और उनकी हिम्मत को, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पहल प्रयास किए गए हैं। ये उस समय की है, 1989 की बात हो रही है। ये योजना तब की कार्यक्रम की बात है, तब से ये चीज़ सोची जा रही है, जबकि अभी तक पूरे हद तक नहीं हो पाया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। देखिए, जिसका उद्देश्य गरीब, ग्रामीण और शहरी महिलाओं का विकास करना। शहर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत पॉलिटिक्स का ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गाँव के जो फैक्टर्स हैं उन्हीं को करना, गाँव में के साथ साथ शहर को भी देखना, क्योंकि गाँव से उठकर बहुत सारे लोग शहर में आके रह गए बट पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उन सारे लोगों को भी साथ में लेकर चलना। योजना केंद्र सरकार और क्रियान्वयन संस्था द्वारा ये जो योजना चलाई गई थी, इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति, मतलब केंद्र सरकार का सपोर्ट था, और जहाँ पे जिस राज्य में, वहाँ पर जिस जगह पर जिस संस्था पे ये कार्य हो रहा था, दोनों लोग मिलकर पैसे खर्च करते थे, क्योंकि कोई कार्य हो रहा है तो पैसे लगेंगे, तो कौन कौन करेगा, सहमति कैसे बनेगी, तो इन सारी चीज़ों पर बात मुद्दा करके ये कार्यक्रम बनाया गया था। तो इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बताई। अब अगर आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि औरतों को शिक्षा देने के लिए इसने पूरी तरीके से कार्य किया गया था और 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। इतनी बात अगर आप वहाँ पर लिख देंगे अच्छी साइफ राइटिंग में दूर दूर करके, तो कॉपी का फिलअप भी हो जाएगा और आप बढ़िया लिख भी लेंगे। क्लियर? आगे आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कोई दो विशेषताएं बताइए। दो ही पूछते हैं, ये पता नहीं क्यों, हो सकता है आपसे 3 पूछ ले, ध्यान रखिएगा। तो मैंने तो कई ले लिया है, आप कोई भी तैयार कर सकते हैं। पहला यहाँ पे है, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, बरामदे सहित भवन उपलब्ध हो। मतलब जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 2 कमरे एटलीस्ट होने ही चाहिए और एक बड़ा सा बरामदा होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, शिक्षक उपकरण। पढ़ाने के लिए टीचर्स के पास वहाँ पर बहुत सारे मतलब क्या कह सकते हैं, उपकरण वगैरह अवेलेबल हो, जिससे वो उनको पढ़ाने में आसानी हो, उनका इस्तेमाल करके पढ़ा सके। शिक्षण सामग्री जो कक्षा की ज़रूरी है, चौक, डस्टर वगैरह वगैरह, वो सब होना चाहिए। खेल सामग्री, बच्चों के लिए जो खेल खिलौने होते हैं, बैट बॉल, फुटबॉल, ये सब भी वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। प्राथमिक विज्ञान किट, जो ये फर्स्ट एड बॉक्स में जो है बाम और हमारे पास लीफ वगैरह जितने भी आते हैं, पेन रिलीफ और इंजेक्शन, पट्टी वगैरह सब, बैंडेज वगैरह क्या होता है, वो सब भी अवेलेबल होना चाहिए विज्ञान किट में। फर्स्ट एड बॉक्स पूरा मतलब एक प्रकार से होना चाहिए। लघु और औजार के छोटे छोटे जो रेंच वगैरह होते हैं नट कसने के लिए, और क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का भी थोड़ा सा पहलू लाया गया है, तो थोड़े छोटे मोटे प्लास है, ठीक है, और भी कुछ आता है कि पूरा टूल्स का सेट आता है, तो वो सब में थोड़े रहते हैं, तो वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर विशेषताओं के तौर पर है कि इतनी सारी विशेषताएं उसमें बताई गई थी। आप कोई भी 2 बोला, आप 2, 3, 5 जो भी आपको आसानी से याद हो आप लिख सकते हैं। आगे चले, आइए 18 थी कि आपके सामने यहाँ पर प्रश्न पूछा, NPEGL क्या है। मेरे फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, बहुत आता है फुल फॉर्म, आपको हमेशा याद रखना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ध्यान रखना है कि कार्यक्रम क्या है, उद्देश्य क्या है और गुण क्या है। ये सारे के सारे टॉपिक एक जैसे होते हैं, बस कहते हैं कि पूछने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। आखिर उद्देश्य में भी उनके बारे में ही बताएंगे। ठीक, अब देखिए उत्तर में इसका क्या सही उत्तर क्या लिख सकते हैं या क्या लिखेंगे, क्या बेटर होगा। तो प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम दूर करना, मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसा देखा गया है कि बहुत लैंगिकता का जो एक डिफरेंस है वो बहुत सामने आया है, जिसकी वजह से काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस वजह से जो एक इसका गैप है, लैंगिकता का जो एक गैप है, उसको तो मीट आउट कर देना, पूरी तरीके से दूर कर देना, ताकि प्रारंभिक शिक्षा सभी स्तर के लिए और सभी लोगों के लिए कोई लैंगिकता का इशू ना आए, वो आगे बढ़ सके। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक जनपद में निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकासखंड या न्याय पंचायत वाले स्तर पर विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय, मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित करना। जो महिलाओं का एक पक्ष है, महिलाओं को पढ़ाने का, महिला को शिक्षित करने का जो मिशन है,
उन विकास खंडों पर जहाँ पर ये बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा है, उन न्याय पंचायत में इस बात की मुहिम छेड़ना, कार्य करवाना, जिससे महिलाएं शिक्षित हो सके, क्योंकि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से इंसान, देश, कंट्री चाहती है तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे उद्देश्य रखे गए जिसमें विकास करने की पूरी बात कही गई थी। आइए 19 पे चलते हैं, देखते क्या है। 19 देखिए, शिक्षा में अवरोधन किसे कहते हैं। ये आता है, ये पीएनपी का फेवरेट है। ठीक है, कॉपी वाला प्रश्न कहेंगे, बहुत अच्छा है, 4 रेटिंग में इसको दूंगी क्योंकि यूनिक है, बहुत बार आया, आ जाएगा, आप आराम से लिख लेंगे। आइए उत्तर में क्या लिखेंगे, इसको भी यहाँ पर शेयर करते हैं, बातें करते हैं इसके ऊपर। अवरोधन का तात्पर्य एक बच्चे का 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में रहना। कोई एक बच्चा है, वो 1 साल 5th में पढ़ा, किसी कारण बस फेल हो गया या कोई दिक्कत हो गई, आधा साल छोड़ के चला गया, कुछ भी रीजन रहा होगा, फिर वो आके 5th में पढ़ा, फिर वो आके 5th में पढ़ा, तो बार बार बच्चा 5th में ही आके पढ़ रहा है। 1 वर्ष से ज़्यादा वो जब आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो वो अवरोधन कहलाता है। धीरे धीरे जब किसी छात्र को कक्षा पास करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है तो उसको अवरोधन की स्थिति मानते हैं। क्योंकि 5th 1 साल लगता है, पूरी 1 साल की पढ़ाई को पढ़ने में, हम 5th क्लास तक समझा दें, लेकिन कोई बच्चा 5th में ही बैठा है तो वो क्या है, वो एक अवरोधन है। वो कंडीशन, वो स्थिति, वो क्या है, उसका मतलब वो अवरोधन में, उसको अवरोधन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 5th 6th की, ऐसे 8th 9th तक की, या तो 11th में भी KVS के स्कूल में जो होता है वहाँ पर जैसे रूल है प्रॉपर तरीके से, आपको 11th प्रॉपर तरीके से सही तरीके से ग्रेडिंग मार के पास करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको 12th में मनचाहा बायो या मनचाहा कॉमर्स या मनचाहा मैथ ऐसे नहीं ले सकते। ऐसा रूल है KVS में, तो केंद्रीय विद्यालय में खासकर मिलिट्री सेक्शन वाले में बहुत होता है, क्योंकि घर में से काफ़ी लोग बिलोंग करते हैं इस सेक्शन से, तो उस चीज़ की जानकारी मुझे है, ये चीज़ मैंने देखा है। हम लोग फिलहाल नहीं पढ़े हैं, हम तो ऐसे ही प्राइवेट में पढ़े हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें पढ़े हैं, जिसकी वजह से फिर अगर उनका 11th में पासिंग नहीं होता है तो वो उनको मतलब ढंग से नहीं पास हुआ, प्रॉपर नंबर नहीं मिला, बस पास हो गए नाम मात्र का, तो वो चीज़ फिर उनको मनचाहा 12th में लेने को नहीं मिलता, जिधर सीट खाली होगी फिर उनको वहाँ पर फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, या तो फिर पैसे वैसे भरो आप, तो ये सब रूल है। तो ठीक है, जो भी है, आगे चलते हैं। आइए 20 पे आते हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य बताइए। कोठारी आयोग की जो मुख्य नियुक्ति वगैरह होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर में आप बताएंगे, कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य देश की जो तत्कालीन, तुरंत की, एकदम करंट की शिक्षा प्रणाली है उसकी समीक्षा करना, उसकी देख रेख करना, उसमें जांच करना, सुधार करने का प्रयास करना, उस पर निगाहें रखना कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या सही है, क्या नहीं सही, इन सब चीज़ों की जानकारी पूरी तरीके से होना। शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास, शिक्षा के जो राष्ट्रीय पैटर्न जो देश के विकास के लिए बनाए गए, जो देश के तरफ से, केंद्र की तरफ से शिक्षा के लिए प्रावधान रखे गए हैं, उन सब का देख रेख करना, पूरी तरीके से डेवलपमेंट करवाना, कार्य को जांच पड़ताल करना, नीतियों और सिद्धांतों पर भारत सरकार को सिफारिश करना, अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है या नई पॉलिसी लानी, कुछ नया करना है तो उसका भी पहलू पूरा एक प्रस्ताव पारित करवाना या सरकार के सामने मुद्दा रखना कि अभी भी सर मतलब ये सारी दिक्कतें देखने को आ रही, जिसमें हमारे देश में काफ़ी फैक्टर्स ऐसे जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, तो जब ये बात सरकार के सामने जाती तब इस पर कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 21 पे हम आते हैं, देखते हैं वुड के घोषणा पत्र की 2 उद्देश्य। इनको भी देखिए, 2 से ही बड़ा प्यार है इनको, तो फ्रेंड्स आप लोग 3 जरूर याद करके चलिएगा। अब की बार 2 पूछा है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में अब की बार गुण पूछ ले, रिपीट हो जाए, उल्टा हो जाए। चलिए देखिए, मैंने तो कई सारे ले लिए। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय का जो एक चीज़ है, फैक्टर है, उनका विनाश करके विदेशीकरण का बिगुल बजाया था, वही पुपली बजाना जिसको कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि भारतीय की जो वैल्यू थी, भारतीय की जो बातें थी, उनको एक तरफ दबाते गए। अपनी जो जहाँ से ये आए थे, अंग्रेजी का जो इनका गुणगान था वो इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया, अंग्रेजी का समर्थन इन्होंने ज़्यादा किया, अंग्रेजी को इन्होंने महत्व ज़्यादा दिया है। तो भारतीय इंडियन की जो चीज़ें थी, धर्म है और भी जो चीज़ें, उनको दबाने का अपनी तरफ से जितना प्रयास होता था ये कर दिए। सहायता अनुदान की शर्तें अंग्रेजी विद्यालयों के ही अनुकूल, जो सहायता देने के लिए सरकार ने पैसे लगाए थे कि ये पैसे खर्च किए जाए, इनका था कि सब अंग्रेजी वाले पे ही खर्च करो, पूरा अगर कोई बेस्ट है तो अंग्रेजी वाले ही बेस्ट है, जो कि गलत चीज़ है। फिर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण, इन्होंने कहा कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होगा, जहाँ पर इनका भी कब्जा वहाँ पर ये अपना गवर्निंग पावर पूरा करने लगे थे, राज्य का नियंत्रण बढ़ता गया। ये सारे दोष हैं इनके। देसी विद्यालयों का जो विदेश के धार्मिक शिशु मंदिर बने थे और भी बहुत कुछ था, मदरसे वगैरह भी बहुत सारे खुले जो पुराने
थे, ठीक है, उन सब पे बहुत हावी हुए, ये उन सब में भी सारी चीज़ों को बंद करने लगे, उनका घोर विरोध किए, उनको पैसे नहीं देने दिए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिए, उनकी कोई भी चीज़ का कहीं भी सपोर्ट नहीं किया, हमेशा बाधा बन के उनके लिए खड़े रहे। तो ये सब बहुत गलत किया था इन लोगों ने। तो ये सारे दोष हैं, आप अपनी कॉपी में आराम से आ सकता है तो लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे आइए इसी के साथ चलते हैं, 22 पे आते हैं। 22 यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको यहाँ पर आराम से पढ़ने का प्रयास करते देखिए क्या दिया। 22वां प्रश्न जो आपके सामने है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। ये डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, इसमें भी आया हुआ है, तो ध्यान रखिए। यही है कि थोड़ा फर्स्ट का भी ये न्यूनतम स्तर शिक्षण अधिगम में था, याद आ रहा है, रिमेंबर दैट। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है ये जानेंगे। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा तरीका है कह सकते हैं कि जिसमें हम यह निर्धारित किया सकता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। मतलब एक मिनिमम हर चीज़ का एक डाउन पेमेंट टाइप का होता है, या डाउन तो कह सकते हैं स्टार्टिंग फेज होता है कि इस लेवल तक इतने दिन में इतना ही सीखना है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए होता है। ये एक लर्निंग का लेवल बताने के लिए होता है कि कितने स्तर तक क्या सीखना है। जैसे 5th के बच्चा है, 3rd का बच्चा है, तो 3rd तक की नॉलेज उसको देनी है, उससे ज़्यादा उसको नहीं देनी है। तो यही कहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे पड़ाव आते हैं, आप वहाँ पर आसानी से सीख जाते हैं। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की जो बात यहाँ पर है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ये डिफाइन किया जाता है, जिसमें ये क्लैरिफाई किया जाता है कि एक बच्चे को एक निश्चित एक मिनिमम से मिनिमम कम से कम कितना उसको इस टाइम इंटरवल में सिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो 22 आसान से कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे फ्रेंड्स। ध्यान से बता दिया कि क्या चीज़ें एक्चुअल में इसमें दी गई, आपको क्या इसमें बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 23 क्या है। एनसीआर 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर आप बताएंगे। एनसीआर 2005 के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। कौन था? प्रोफेसर यशपाल थे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मे भी रिपीट हो सकता है। आगे बढ़िए 24 में। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, ये भी आपके सिलेबस में है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, उत्तर में आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 12 सप्ताह की एक विस्तृत योजना है, ठीक है, 12 सप्ताह की एक योजना है। इसके उत्तर में आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 12 सप्ताह का कार्यक्रम, 12 वीक्स का, इसमें अभिभावक की भी भागीदारी होती है। इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है कि हमें कैसे कैसे नीतियों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही उसके अंडर ही एक प्रकार से एक सब्स्टिट्यूट या छोटा ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें 12 हफ्तों में बहुत कुछ करने का, इस कार्य को आगे बढ़ाने का, पूरे लोगों को सलाह देने का, शिक्षित करने का, प्रचार प्रसार करने का, लोगों में फैलाने का, मतलब पूरा सेटअप इसमें जो है 12 सप्ताह में अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी इसमें कार्य किए जाते हैं। वो भी अलग अलग जगह पर किए जाते हैं ताकि सब जगह एक साथ ये विकास अच्छी तेजी से हो सके और लोग इसका लाभ उठा पाए। आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। 25वां प्रश्न है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। फ्रेंड्स, बनारस कॉलेज की स्थापना विश्वविद्यालय किसने की थी, बेच चुकी, वो नहीं पूछा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न आपके लिए नया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है श्री जोनाथन डक्कन, ठीक है, क्या नाम है, श्री जोनाथन डक्कन, ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं 26 पे। स्त्री शिक्षा हेतु सुझाव लिखिए। ये बहुत अच्छी बात है, सभी इसको अच्छे से लिख लेंगे। आइए देखते हैं इसके उत्तर में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए, अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी, अगर हर नारी नहीं शिक्षित होगी, किसी भी देश की हो, तो वह ना तो सफल गृहिणी औरत बन पाएगी, घर की ना बन सकेगी, ना ही एक अच्छी माँ बन पाएगी। समाज में बाल अपराध बढ़ने का जो कारण है वो पालक का मानसिक रूप से विकसित ना होना ही है। जो ये दिक्कत देखने को मिलती है, बाल अपराध वगैरह और भी चीज़ें हैं, वो बच्चे का पूरा मेंटली अच्छे से नहीं डेवलप होता है, इसलिए ये सारी सुविधाएं देखने को ज़्यादा मिलती हैं। अगर एक माँ ही अशिक्षित होगी, अगर एक माँ ही अनपढ़ है, नहीं पढ़ी लिखी है, तो वो अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। उनका मानसिक विकास कैसे कर पाएगी, बच्चों का कोई जब उसको ही नहीं आता तो वो कैसे कर पाएगी। बच्चा पैदा करना बहुत टफ काम नहीं है, बच्चे की परवरिश सही करना ये टफ काम है। एक स्वस्थ समाज का निर्माण एक ऐसे एवं विकास संभव नहीं हो पाएगा अगर माँ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि वो एक साथ दो घर में उजाला करती, जहाँ रहती हैं वहाँ भी, जहाँ जाती हैं वहाँ भी, क्योंकि अगर वो नहीं सही है तो घर का पॉसिबल नहीं। वैसे कमा लो वो एक अलग बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसे होते हैं लेकिन उनके रोज कला मची होती है, उनके सारे पैसे दारू में, इधर गंदे कामों में वेस्ट होते हैं, उनके पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता। उनके हाल बहुत सारे पैसे हैं बट कोई इनका ढंगा कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, और मिडिल फैमिली जो है उनके घर में ऐसा बहुत रेयर केस में डेली का डेली एक सीन है। तो इसीलिए औरत को पढ़ाना उनका, देखिए अब पढ़ाने का गलत कोई मिसयूज़ कर रहा है आज के टाइम पर तो वो एक अलग फैक्टर, क्योंकि देखने को मिलता है, अक्सर डांटा जाता है, कहा जाता है देखो पढ़ाने का नतीजा देखो, तो वो एक अलग फैक्टर है। बहुत कुछ देखने को मिलता है लेकिन सबके अपने अपने सोच है, जैसे जिसकी सोच है, जैसे जैसे का कार्य है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। अगर आज की एक न्यूज़ आई हुई थी, फोर्ब्स की एक मैगजीन आती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने भारत की, इंडिया की तरफ से 6 औरतों का नाम उसमें 100 लोगों के टॉप लिस्ट में मेंशन किया, जिसमें से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का उसमें नाम 6वें स्थान पर है। नहीं, शायद 6वें स्थान पर नहीं, 6 औरतों का जो नाम है वो इंडिया की फोर्ब्स की मैगजीन में एक अच्छी सबसे पावरफुल लेडी के नाम पे बनाया गया है। और ये देखिए एक वुमेन वो भी हैं, इंडिया की ही हैं, और बाकी और भी फैक्टर में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, देखो अलग अलग फैक्टर है, ठीक है, सबका अपना नज़रिया है कि कैसे कोई कार्य को करता है। लेकिन ये है कि अगर कोई मेनली देखा जाए तो पढ़ाना ज़रूर चाहिए, परवरिश सही करनी चाहिए और सही ज्ञान सही शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। आगे आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ। आइए बढ़ते हैं, देखिए 27 यहाँ पर क्या है, पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य। फ्रेंड्स मैंने नहीं लिखा है, इसका उत्तर आप बढ़िया लिख लीजिएगा, आपने पढ़ा है, ये रिपीटेबल है, आया हुआ प्रश्न है, आप आराम से लिख लेंगे, इतना मुझे इसलिए मैंने नहीं लिया। 28 में क्या है, शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया भी है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा, सीरीज में फिलहाल नहीं दिखा मुझे, क्या होगा मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, आप लोग देख लीजिए कि शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। उत्तर है इसका कि संपूर्ण शिक्षा देने की दृष्टि, पूरी होल शिक्षा देने के पहलू से एक विशिष्ट शिक्षा योजना का निर्माण कर, एक अलग से एक स्पेशल शिक्षा योजना का निर्माण करना। यह शिक्षा योजना वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें 5 अंग इन्वॉल्व होते हैं, एक शारीरिक आता है, एक व्यवहारिक आता है, एक कला विषय का आता है, एक नैतिक आता है, एक बौद्धिक आता है। शारीरिक स्वास्थ्य आ जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो सही कार्य करेंगे। व्यवहारिक आप दूसरे अच्छा बिहेव करेंगे। कला विशेष अगर आपको कोई गुण है या कोई क्वालिटी है। नैतिक चीज़ें हैं कि ये सत्य है, असत्य है, मारना पाप है, नहीं पाप है। बौद्धिक चीज़ें हैं जो आपके इंटेलेक्चुअल में काम करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से भी लिया कि PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार की रेटिंग मिलनी चाहिए क्योंकि ये नया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर का आप कहीं लूज ना कर बैठे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया। आगे आइए 29 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। 29 है पाँच पातशाह का विवाद क्या था। 2 नंबर 1 नंबर में दोनों में आ सकता है, ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि वो 1 लाख की जो राशि आवंटित की गई थी उसी का लड़ाई झगड़ा था कि हम महान हैं, हमारे ऊपर खर्चा करो, हम महान हैं, हमारे पर। जो इनके समर्थक थे वो चाहते थे, जो अंग्रेजी के थे वो चाहते थे, यही पूरा विवाद था। इसको लिख लीजिएगा। नहीं लिया मैंने क्योंकि टाइम थोड़ा कम बच रहा था। और फिर उसके बाद 30 यहाँ पर क्या, निष्पंदन का सिद्धांत, वही फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनन का सिद्धांत। इसको भी आप लिख लेंगे कि विद्या छन छन के, जो आप पहले ऊपर वालों को पढ़ाओ फिर नीचे वाले अपने आप से शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। देखिएगा आराम से, यहीं पर रिवीजन कर लीजिएगा मेरे साथ ही। आइए देखते, एक एक को देखेंगे। चलिए, वैदिक काल का समय, वैदिक काल की शुरुआत, वैदिक काल का समय। आपको ऐसे कई प्रश्न बन जाएंगे। आप क्या बताएंगे, 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व। ध्यान से देखिएगा, बुक से नेट से एकदम क्लियर करके लिया है ताकि गलत ना हो। लास्ट टाइम है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए वैदिक काल का समय क्या है, टाइम इंटरवल 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का टाइम इंटरवल क्या है, तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध काल का समय क्या है, तो 6ठी शताब्दी। इनका कोई डेट वैसे नहीं मिल रहा था, हिंदी में गिनती मिल रही थी जो मुझे पढ़नी नहीं आती है, और इनका अक्सर मेनली जो दिख रहा था वो 6ठी शताब्दी ही मिल रहा था। और मुस्लिम कालीन का जो है वहाँ पर 13वीं शताब्दी किसी में, तो उसकी कोई शताब्दी का मुझे क्लियर नहीं दिखा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। आपको ये बात क्लियर बता दे रही हूँ। और ये भी देखा कि उसके प्रश्न नहीं आए हुए हैं। मैकॉले का विवरण पत्र 1835। कब शुरुआत हुई मैकॉले के विवरण पत्र की, तो आप बताएंगे 1835 में इसकी शुरुआत हुई, मतलब आया। फिर आज्ञा पत्र 1813। आगे चलिए, बैंक की नीति 1835। ध्यान से वुड का घोषणा पत्र कब आया,
1854 में। आगे आइए, पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ? 24 नवंबर 1839, 1839। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1882। आगे आइए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति का गठन कब हुआ, मतलब कब बनी? 1904 में। आगे चलिए, गोखले विधेयक कब पास हुआ? 1911। हटार समिति कब आई? 1929 में। कब आई? 1929 में। वुड एबर्ट रिपोर्ट कब आई? वुड एबर्ट रिपोर्ट कब प्रकाशित निकली? 1937 में। आगे आइए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 से लेकर 1949 का टाइम इंटरवल। हो सकता है कि आपको ये अकेले डेट दे या सेट में दे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 से लेकर 1953। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मतलब शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन 1964 से लेकर 1966। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत 1968 में शुरुआत की बात की गई है, ध्यान से। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। आगे चलिए, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 1992। कब? 1992। यशपाल समिति का गठन कब हुआ है? 1992। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जन आयोग का गठन कब हुआ है? तो 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में। ध्यान से देख लीजिएगा, सारी डेटें बता रही हूँ। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति कब आई है? 1835। हंटर आयोग का गठन कब हुआ है? 1882। आगे चलिए, शिमला शिक्षा सम्मेलन की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1887 में, 1887 में। सेवारत अध्यापक की विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम की शुरुआत, जिसको आप पी मोस्ट कहते हैं, कब हुई है? 1986 में। कब हुई है? 1986। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम स्पॉट कब हुआ है? 1993 से लेकर 1994 का टाइम इंटरवल रहा है। आगे बढ़िए, बेसिक शिक्षा परियोजना का गठन 1993 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में। आगे चलिए इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई है? 1988 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से लेकर 2002 तक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 2006 से लेकर 2007 का इंटरवल रहा है। आगे आइए, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2000 में। बाल श्रम परियोजना की शुरुआत 1986 में। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम अभियान लागू हुआ है 1972 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, समेकित बाल शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? 1975 में। आगे बढ़िए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? नवंबर 1956 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1986 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया है? 2009 में। आगे चलिए, कोलकाता मद्रास की स्थापना कब हुई है मदरसा की? तो यहाँ पर मदरसा होगा, मद्रास नहीं होगा, तो ये है 1781 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 में। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में। वर्धा शिक्षा नीति की शुरुआत 1937 में। आगे आइए, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ है? 1992 में। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1969 में। आगे बढ़ते इसी के साथ फ्रेंड्स, तो ये सारी डेट यहाँ पर थी, मैंने काउंटडाउन गिनती में नहीं लिया, स्टार में ले लिया है। जितना इंपॉर्टेंट था सारा बताया, वो आपको कोई भी ऐसा नहीं था जो उसमें नहीं बताया। ध्यान से सुनिए, देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी वे में है, आपको यहाँ पर समझना होगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगे क्योंकि छोटा था। इतनी ही डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली कई बार पूछी गई। आइए मैं एक बार फटाफट और रिवाइज करवा देती हूँ, मेरे साथ 2 बार कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। वैदिक काल का समय कब रहा है? आपको वैदिक काल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, कब था, क्या था, विशेषताएं बताइए, दोष बताइए, गुण बताइए, और टाइम इंटरवल लिखने को भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में की विशेषताएं, 2 विशेषताएं बताइए, 2 दोष बताइए, 2 गुण बताइए। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में रहा है। डेट लिखने को भी आ सकती है, या तो आपको डेट ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है। बौद्धिक काल का समय क्या रहा है? 6ठी शताब्दी। बौद्धिक काल की विशेषताएं, बौद्धिक काल में स्त्री शिक्षा को क्या स्थिति थी, बौद्धिक काल में क्या क्या नया होता था, किस पे जोर था, उद्देश्य क्या था। मैकॉले का विवरण पत्र कब आया? 1835 में। लिखने को भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। मैकॉले के विवरण पत्र से आप क्या समझते हैं वो बताइए। आज्ञा पत्र 1813 का आज्ञा पत्र क्या है, उससे आप क्या समझते हैं वो बताइए। बैंकिंग शिक्षा नीति क्यों आई, इसका क्या उद्देश्य था वो बताइए। कब आई? 1835 में। वुड का घोषणा पत्र का प्रकाशित हुआ था? 1854 में प्रकाशित हुआ।
पाँच पातशाह विवाद का अंत कब हुआ? तो 24 नवंबर 1939 को हुआ। ये आपको बताने को आएगा। पाँच पातशाह की धनराशि कितनी थी? क्यों लड़ाई हुई? क्या क्या कौन किसका समर्थक था? इसके बारे में भी प्रश्न बन सकता है आपको। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1880। क्यों हुआ? किस लिए हुआ? कि ये पूर्व स्वतंत्रता के बाद वाला, ये भी पूछ सकता है। लॉर्ड कर्जन की नीति कब प्रकाशित हुई? 1904 में। इनका उद्देश्य क्या था? गोखले विधेयक क्यों लाया गया? 1911 में लाया गया। कब लाया गया? हार्ट्रेक समिति कब आई थी? 1929 में आई थी। हार्ट्रेक समिति की 2 विशेषताएं बताइए। वुड एबर्ट रिपोर्ट क्यों जारी की गई थी? 1937 में, ये बताना होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948 में हुआ। 1948 से 49 का टाइम इंटरवल था। किसने करवाया? किसकी अध्यक्षता में हुआ? माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना? इनके अध्यक्ष कौन थे? ये बताना होगा। शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन कब आया? किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ? कितने मेंबर थे? क्या नीतियां थी? कोठारी आयोग की विशेषता बताइए। शिक्षा आयोग की विशेषता बताइए। इनमें स्त्रियों की क्या शिक्षा, जन शिक्षा पर क्या कार्यक्रम किया था? इनके दोष बताइए। तो ऐसे प्रश्न आपको बनते जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई? फिर दूसरी कब हुई? संशोधित कब हुई? कौन था? क्या था? ये प्रश्न बन जाएगा। राममूर्ति कमेटी कब आई? क्यों आई? संशोधित राष्ट्रीय गठन कब हुआ? 1992 में हुआ। फिर उसके बाद यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ। किस लिए आया? इनकी विशेषता क्या थी? 2 विशेषता, 2 गुण बताइए। इन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये सब पूछ लिया जाता है आपसे। राष्ट्रीय जन आयोग का गठन कब हुआ है? किस लिए हुआ? पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। बी अवेयर फॉर दैट टॉपिक। अब देखिए, एक लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, ये भी प्रश्न बनता है। हंटर आयोग से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बनते हैं, आएंगे आपसे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या होना चाहिए? प्राथमिक कितना होना चाहिए? उच्च में कितना होना चाहिए? सारे स्तरों से आपसे प्रश्न बनेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर जैसे पीमोस कार्यक्रम क्या है? क्यों लाया गया? इसके पीछे का रीज़न क्या था? किसके उद्देश्य क्या है? स्पॉट क्या है? क्यों लाया गया? किसके लिए बना? क्यों ज़रूरी है? आवश्यकता क्या है? महत्व क्या है? बेसिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई है? क्या काम था इसमें? क्या कार्यान्वयन था? क्या मतलब कार्यक्रम करवाना था? ये सारी बातें आपको पूछी जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत छोटा था। मिड डे मील योजना से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। कब शुरुआत हुई? क्यों हुई? बाल श्रम परियोजना क्या है? कैसे आप निवारण कर सकते हैं? रोक कैसे लगा सकते हैं? इनके बारे में। उत्तर प्रदेश में शिक्षा कब लागू हुई? क्यों लागू हुई? क्या जरूरत थी? ऐसे कई सारे प्रश्न आपको बनेंगे जो आपको बताने होंगे। तो ये सारी डेट थी जो मैंने आपको बताई। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुविकल्पी है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में जो शिक्षा की माध्यम थी, यानी कि जो भाषा का इस्तेमाल करके वहाँ पर पढ़ाया जाता था, कार्य किया जाता था, वो क्या थी? बताइए। ऑप्शन देखिए, हिंदी, प्राकृत और पाली और वैदिक संस्कृत। क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको ये बात पता है कि वैदिक काल यानी कि वेदों का काल, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो उस समय आप ये चीज़ देखेंगे कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जिस पद्धति का, जिस भाषा का यूज़ करके वहाँ पे पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, बातें बताई जाती थी, सब कुछ वहाँ पर वैदिक संस्कृत में होता था कि संस्कृत भाषा का ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो वैदिक काल में संस्कृत भाषा। आइए इसी तरह से आपको बौद्ध काल की और जो है मुस्लिम काल का, सबका टर्म अलग अलग है, तो उनको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? इंडिया में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब एंट्री की थी? 1600 में, 1599 में, 1609 में और 1613 में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपको जो है सोशल साइंस में भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी साथ ही साथ देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, वो है 1600, ठीक है। हमारे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एंटर की थी, वो टाइम इंटरवल जो था वो था 1600। आगे आइए, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन था निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादक? चार्ल्स वुड थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, लॉर्ड मैकॉले थे, सर फिलिप्स हॉगर थे। ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रश्न है जो आपको पेपर 1 में भी मिलेगा, पेपर 2 में भी मिलेगा। आपका पीछा ये किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसका राइट आंसर वो होगा लॉर्ड मैकॉले। क्या होगा बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वो है लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला में देखते हैं नया प्रश्न। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आखिर कब हुई? 1953 में, 1955 में, 1957 में और 1960 में। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज? आंसर बताइए, क्या है राइट आंसर? आपको क्या लग रहा है कि क्या सही है? तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न सही है आपको बताना होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है।
आप बता सकते हैं, बताइए 4th का क्या होगा। गलत नहीं करना है, किसी को गलत करने की अलाउ ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि विद्यालय अनुदान की स्थापना की गई वो 1953 में, ठीक है। 1953 यहाँ का ए ऑप्शन यहाँ का जो भी है वो करेक्ट होगा। आगे आइए, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 5th वाला, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, दोनों एक ही है, दोनों के एक के दो नाम है। आपको इस नाम से भी प्रश्न बन सकता है, आपको उस नाम से भी प्रश्न बन सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो DS कोठारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन और DLS, क्या है इनका नाम पूरा, DLS मुदालियर। तो बताइए, आंसर करिए क्या होगा राइट आंसर। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे तो नहीं आता है, आप ही लोग सही बताइए। बताया है मैंने कि नहीं बताया, पहले तो ये बताया। तो मैंने आपको कई बार बताया है ना इस प्रश्न को, कई टाइम आपको मैंने इस बात को बताया है, तो आप सही बताएंगे, होपफुली गलत तो नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी से यही। चलिए बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो भी ईडी वाला सही है, ठीक है, मुदालियर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं 6 प्रश्न। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई। 1986 में, 1990 में, 1987 में, 1967 में। आपको क्या लग रहा है कि इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिए, समझिए, तब करिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको एकदम हूबहू मिलते जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि एकदम सेम है, काफ़ी दिक्कत भी करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको दोनों को समझना होगा कि दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि डेट जो है पेपर 2 में डेट ही एक ऐसी है जो बड़ी दिक्कत करेगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है 1987। आगे आइए इसी के साथ नेक्स्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। 1980 में, 1986 में, 1995 में, 1990 में। बताइए कौन सा सही होगा, आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप किसको सही बताएंगे, क्या पढ़ा है आपने, रिवीजन किया है, पढ़ाई आपकी हुई है, आपका तैयार भी है बहुत कुछ, तो क्या लगता है आपको सही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सही है, बेस्ट लग रहा है, वो एक ही ऑप्शन है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन, 1986, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 में हुई थी। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं 8 प्रश्न की ओर। किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुष से कम अहमियत दी गई है। जब अलग अलग टाइम इंटरवल चला, अलग अलग ड्यूरेशन चली, आपने अलग अलग बारे में पढ़ा, तब आपने देखा कि किसी महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, किसी महिलाओं को कोई मतलब नहीं रखा, किसी में कम किया गया। तो वो ही पूछ रहा है, बौद्धिक शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में, ब्रिटिश की शिक्षा में, उपरोक्त में सभी। 8 का क्या होगा। देखिए औरतों की इज्जत का, औरतों की पढ़ाई लिखाई का लेके, उनके रहन सहन का, उनके और भी चीज़ों को लेके फैक्टर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, बहुत कम में ही दी गई है। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी है, एज यूजुअल ही रहा, बहुत ज़्यादा कुछ विशेष विशाल तरीके से औरतों के लिए फ़िलहाल नहीं किया गया। तो 8 प्रश्न हो गया। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो बताइएगा, कोई दिक्कत होती है तो हम उसको सोल्यूशन कोई ना कोई निकालेंगे ज़रूर। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने 9th प्रश्न की बारी है। 9th को देखिए, 9th आपके सामने क्या कहा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ चलिए बताइए, यहाँ पर है वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, क्या होनी चाहिए थी, यही प्रश्न है। बताइए क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर क्या बताते हैं बेस्ट आंसर। प्रश्न है कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, क्या होनी चाहिए थी, क्या बताएंगे, कब बनी थी ये सब कुछ। कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में। आंसर करिए क्या होगा। तो जो प्रश्न है और जो ऑप्शन है उसके हिसाब से कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, ठीक है। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था। बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में किसने बात की थी,
कितने चर्चा किया था, क्या मुद्दा रखा गया था, यही प्रश्न आपको बनता है। तो बुनियादी शिक्षा का जो प्रत्यय था राजा राम मोहन रॉय लेके आए थे, पंडित नेहरू जी लेके आए थे, महात्मा गांधी जी, शिक्षा आयोग। ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में इस बार भी आया क्योंकि ये 3-4 बार रिपीट हुआ है, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा? कोठारी कमीशन से भी बहुत प्रश्न बनता है। आपको पूछा जा रहा है कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने लेवल में बांट दिया, 3 में, 2 में, 6 में, 4 में, बताइए। कोठारी शिक्षा के बारे में प्रश्न है, क्या बताएंगे? कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पर एक ही प्रश्न है, एक ही ऑप्शन सही है, वो भी क्या है? 6 भागों में। इनकी जो व्यवस्था हुई थी, लेवल के हिसाब से बांटा गया था, वो 6 थी। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या कहा जा रहा है, इसको देखते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? मल्टीपल उद्देश्य, जिसके पास बहुत कुछ अचीव करवाना हो, काफ़ी उद्देश्य हो, उन तक पहुँचाना हो बच्चों को, तो बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन ए है शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी है मुदालियर आयोग, ऑप्शन डी है सैडलर आयोग। आंसर करिए, आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? आंसर करिए फटाफट। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, तभी आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। बताइए, अब सुबह सुबह की क्लास है तो इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी मिल रहा है, तो लाइक तो बनता है ना। चलो बता दो क्या होगा। बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्राप्त था? 12th के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है मुदालियर आयोग। ठीक है, मुदालियर आयोग। आगे आइए, SCERT NCERT कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में निखर कर सामने आया? 1968, 1971, 1961, 90, मतलब अपना एक विशाल रूप लिया, अपनी एक पहचान बनाया, उस पर कार्य हुआ, उनका अपना सब कुछ तैयार किया, सबका अपना अलग अलग सेटअप हो गया। ये सारा सब कुछ हुआ कैसे, कब हुआ, वो टाइम ड्यूरेशन आपसे पूछ रहा है। 13 का आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो? क्या लग रहा है आपको? ये प्रश्न पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये प्रश्न पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ध्यान रखना है, बताना है, समझना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। बेस्ट ऑप्शन जो इसका यहाँ पर है वो है 1961। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 13 का जो प्रश्न है 1961 में ये सारी चीज़ें हुई थी। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई कब? फ्री एजुकेशन सिस्टम तो कब ये सब आया? शिक्षा आयोग के द्वारा, कोठारी कमीशन, NPE 1986 और हंटर्ग समिति है वो। बताइए क्या होगा? आंसर करिए, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपके आंसर को देखिए भाई, आप लोगों को करना तो पड़ेगा, बिना किए काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए, आपको आना होगा। ठीक है, चलो बता दो। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो 14th प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, इसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है NPE 1986 के द्वारा। ठीक है, हाँ आगे आइए, चलिए। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और मालखंड। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 15th बताइए। ये प्रश्न काफ़ी फंसाता है आपको ना, ये प्रश्न कई बार आता है, इस तरीके से ध्यान रखना होगा। आपको बताना होगा कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन है, ये शिक्षा केंद्र वाला कई बार पूछा गया ना, उसमें भी पूछा गया था, बौद्ध वाला यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो इसके हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि राइट आंसर तक्षशिला है। कौन सा ऑप्शन है? तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नई चीज़ें। 16th पे आइए। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान कब मिला? 1949 में, 1971 में, 1950 में, 1976 में, कब मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्क्रीट लिस्ट 3 प्रकार की सूची भी बताई थी आपको, राज्य वाली, केंद्र वाली और ये समवर्ती वाली। ठीक है, समवर्ती वाली में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, कोई अकेले ही सारी कार्यभार को नहीं देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या समझना होगा कि जो ऑप्शन बेस्ट है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको सोशल साइंस में भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूँ राइट आंसर 1976। ठीक है, आगे आइए। DPEP का पूर्ण रूप क्या है? अरे मतलब फुल फॉर्म क्या है, यही चीज़ ना। सिंपल सा प्रश्न बताओ। पहला ऑप्शन है राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और उपरोक्त में से कोई नहीं, नो वन, एक भी नहीं। तो बताइए क्या होगा?
17th में आपको क्या लग रहा है कि आप इस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं, मुझे भी बताएंगे ज़रा। चलिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर बता देती हूँ, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राज्य की स्वास्थ्य शिक्षा योजना। ठीक है, यही लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? DPEP का फुल फॉर्म क्या है? DPE का फुल फॉर्म क्या है, कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका ये 17th प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका ये जो 17th प्रश्न है इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पर क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? 1988, 1992, 1990 और 1996। ध्यान से देखते हुए बताइएगा क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? तो आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको बताया गया था। तो यहाँ पर 1992। ठीक है, 1992। क्लियर, आगे बढ़े चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं नया प्रश्न। 19th पे आइए, देखिए क्या कहा जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 64 में, 61 में, 66 में। आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है कि इस ऑप्शन के लिए ये बेस्ट है? आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो उसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर 1961 है। ठीक है, 19 में बी ऑप्शन होगा। आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। कहा जा रहा है राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने, SN मुखर्जी ने, DS कोठारी ने और राधाकृष्णन ने। 20 में आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? आंसर बताइए क्या होगा। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, यही प्रश्न है। ध्यान से मैं फिर पढ़ रही हूँ, प्रश्न यहाँ पर है राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, क्या होगा? यहाँ पर आपको यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें काफ़ी मुझे अलग अलग आंसर्स भी फिलहाल देखने को मिले थे। मैंने कई जगह इसको सर्च किया था, देखा था, तो आपको मैंने ये बताना है कि मैंने इसके प्रश्न में काफ़ी अलग अलग लोगों का नाम देखा, कभी अलग अलग सन के हिसाब से अलग अलग बांट दिया गया था। फिलहाल इसके हिसाब से, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ ना, तो अलग अलग लोग इसके बन गए थे। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बता दूँ, ए ऑप्शन इसका सही है, संपूर्णानंद। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर राइट प्रश्न आपका क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? मिथिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और मालखंड। बताइए। 21 में क्या होगा? तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है इस प्रश्न के लिए, वो भी यहाँ पर क्या है? नालंदा। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। निस्पंदन सिद्धांत किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया? निस्पंदन का जो सिद्धांत आया था, थ्योरी आई थी, वो किस शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करके काम कर रही थी? निम्न पर, मध्यम पर, उच्च पर, सभी पर। बताओ। 22। तो यहाँ पर पता है ये कार्य किस पे कर रही थी? सिर्फ उच्च पर कार्य करना चाह रही थी कि हम बड़े लोगों को पढ़ाएंगे, बड़े वालों को पढ़ाएंगे तो छोटे वाले अपने आप पढ़ लेंगे। इनका यही मोटो था, ये इसी मोटो पे कार्य अपना कर रहे थे। ठीक है, बल्कि जो कि एक अच्छी चीज़ फिलहाल के लिए नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, आगे आइए। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृति थी, हिंदी थी, पाली और प्रकृति, स्थानीय भाषा। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आता है। तो आज ये जो प्रश्न है इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये शिक्षा जो भाषा वाला प्रश्न आ रहा है, अभी ऊपर भी आया था ना, तो आप देख रहे थे कि आपको हर एक टाइम पीरियड की भाषा से कैसे पढ़ाया गया वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आएगा ज़रूर, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन है कि बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम था, भाषा का प्रयोग करने वाला, कार्य करने वाला, वो था पाली और प्रकृति। आगे आइए। NCTE एक्ट संसद में पास हुआ कब? 1993, 1982, 1986 और 1994। NCTE एक्ट क्या प्रश्न है? प्रश्न है NCTE एक्ट संसद में पास हुआ कब? तो जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है इसका क्या होगा? राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान से देखिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। गलत करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको सही करें। तो यहाँ पर जो आपका 24 प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है 1993। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1993 जो कि एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के समय उस सलाह मशवरा भी किया गया था सरकार को, और जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र थे सब लोग मिल के इस चीज़ पे कार्य किए, तब ये सारा कार्यान्वयन वगैरह पास कोई चीज़ इतनी आसानी से तो होती नहीं है। और भी NCTE की बात है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स की बात हो रही है, तो इतना आसानी से तो कोई काम होगा नहीं।
तो मतलब ये चीज़ देखी गई, पहले पारित हुई और उसके बाद फिर जो है सुझाव दिया गया, कुछ चेंजेस भी करवाए गए, बहुत ज़्यादा बहस वगैरह भी हुई, फिर बाद में जाके 1993 में अंततः तो ये एक संवैधानिक दर्जा देके इसको पास कर दिया गया था। ठीक है, तो 94 में क्या होगा, ए ऑप्शन। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास ले जाना, बाहर ले जाना, घर लौटाना, प्रकृति की ओर लौटना। अच्छा प्रश्न है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है और आपको पता है, तो बताइए क्या होगा। उपनयन का मतलब क्या है? उपनयन का मतलब क्या है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए फटाफट बताइए। पास ले जाना, उपनयन का मतलब तो यही बताए, पास ले जाना। ठीक है, चलो आ जाओ। भारत में दुरुस्त शिक्षा का प्रयोग किया गया था। भारत में दुरुस्त शिक्षा का प्रयोग किया गया था कब? 35 वर्ष से ऊपर के आयु के प्रौढ़ों के लिए, 15 से 35 वर्ग के लिए, सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 26 बताइए। 25 प्रश्न हमने किया, 26 बताइए। ये क्या थी? दुरुस्त शिक्षा का प्रयोग किस लिए किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एज लिमिट नहीं थी, सीधी सी बात है कि प्रश्न काफ़ी अच्छा है, कोई भी एज लिमिट की बात नहीं की गई थी। यहाँ पर जो प्रश्न है वो है सभी उम्र के पात्र के लोगों के लिए इसको लाया गया था, कोई एज लिमिट नहीं थी इसमें। ठीक है, ये बात मत सोचिएगा कि सिर्फ 4 से 5 वाले में ही थी, अलग अलग टाइम इंटरवल पे थी। ठीक है, मतलब सारे लोग कर सकते थे, कोई लिमिटेशन नहीं थी। आगे आइए नेक्स्ट 27 प्रश्न देखिए क्या है। कहा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता था? महात्मा गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, BCG तिलक का और सैडलर का। बताइए क्या होगा। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, बताइए 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जो प्रश्न पूछा गया है ना उसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसी श्रृंखला में, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष क्या था? 1997, 1995, 1994 एंड 1993। क्वालिटी को आप इंक्रीज कर लेंगे तो ये आपको बहुत साफ और क्लियर दिखाई देगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके पवन सीरीज से है, नया प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई गलती मत करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो क्या है? 1995। चलिए आते हैं यहाँ पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती थी? प्राथमिक शिक्षा के लिए, शिक्षक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या माध्यमिक शिक्षा के लिए? 29 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस ज़्यादा है। ये प्रश्न जो फंसाएगा प्रश्न ना वही निकल कर सामने आएगा। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की जो शिक्षा की व्यवस्था थी उन सब के लिए देखा गया है, एक ही यहाँ पर बेस्ट बात होती है, वो है शिक्षक शिक्षा। ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक भी वही है तो ऑप्शन में यहाँ पर शिक्षक शिक्षा जो है वो बेस्ट है, उचित है। तो 29 में आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्लियर फ्रेंड्स,